वेलकम फ्रेंड्स, मैं सत्यव्रत उपाध्याय, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट। आज आप लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे हम लोग। स्पेस टेक्नोलॉजी को अगर हम बांटना चाहें तो दो पार्ट में अपने पढ़ाने की दृष्टि से बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग का रहेगा रॉकेट इंजन और सेकेंड पार्ट में रहेगा सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स। हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी शुरू करें इससे सबसे पहले ज़रूरी है कि इसमें बेसिक फिजिक्स के जो सिद्धांत लागू होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाए। सबसे पहले है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये तीन नियम हैं। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु मोशन में है या रेस्ट में है तो वो अपनी उसी मोशन या रेस्ट की स्टेट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब उसके मोशन या रेस्ट के पोजीशन में परिवर्तन हो जाएगा। सेकेंड लॉ होता है, सेकेंड नियम ये कहता है कि इफ यू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम देन देयर विल बी चेंज इन द मोमेंटम। यदि हम किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाएं तो उसमें संवेग परिवर्तन होगा और यह जो संवेग परिवर्तन की दर होती है यह अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, जिसको हम लोग लिखते हैं F बराबर dp/dt या सामान्य समझने के लिए m इंटू ए भी लिख लेते हैं, जहां m मास को कहते हैं और a उस वस्तु का त्वरण या एक्सेलरेशन होता है। यही लॉ रॉकेट इंजन के लिए ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यदि हम किसी वस्तु पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो वह वस्तु भी जो बॉडी फोर्स लगा रही होती है उस पर उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम वस्तु किसी भी चीज़ पर कोई एक्शन लगाएंगे तो उसका रिएक्शन जरूर होगा और एक्शन का जो फोर्स होगा और रिएक्शन का जो फोर्स होगा यह दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे तथा दोनों की जो दिशाएं होंगी वह एक दूसरे के विपरीत होंगी। अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए एक बॉडी है और एक ये दूसरी बॉडी है, अगर ये बॉडी पहली बार ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी पे कोई फोर्स लगाए तो ये वाली भी इस पे भी उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। हम यहां से शुरू करें, इससे पहले जरा सा कुछ लोग नए होंगे उसको बता दें कि जो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम जिसको हम रेखीय संवेग कहते हैं, यह एक क्वांटिटी होती है जो किसी वस्तु के मास और उसके वेलोसिटी के मल्टीपल के बराबर होती है। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान में उसके वेग से गुणा कर दिया जाए तो जो क्वांटिटी आती है उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। और यह जो सेकंड लॉ है यही इंपॉर्टेंट लॉ है रॉकेट इंजन के लिए। हमारा जो रॉकेट इंजन होता है स्पेस टेक्नोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग जो बात कर रहे हैं रॉकेट इंजन की जो बात कर रहे हैं, तो हमारा जो रॉकेट इंजन होता है इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है यह न्यूटन्स का फर्स्ट सेकंड नियम और न्यूटन्स का थर्ड नियम है। इन्हीं दोनों के बेसिक प्रिंसिपल पे ये काम करता है। न्यूटन के दूसरे नियम और न्यूटन के तीसरे नियम पे कार्य करता है। अगर हम इसको ऐसे सोचें तो होता क्या है कि रॉकेट इंजन जो होता है ये हमारा इंटरनल कंबंशन इंजन होता है, आंतरिक दहन।
कहने का अर्थ क्या है, हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को जलाना है और जला करके उससे हमको एनर्जी लेनी है तो जलाने के लिए एक फ्यूल होना चाहिए और साथ साथ में ऑक्सीजन भी होना चाहिए। फ्यूल होना चाहिए प्लस कोई ना कोई ऑक्सीडाइजर होना चाहिए। यही ऑक्सीडाइजर हम लोग को ऑक्सीजन देता है। चूंकि रॉकेट जो होता है, रॉकेट जो है, ये जब भी रॉकेट से हम किसी सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करते हैं तो यह रॉकेट वायुमंडल से बाहर भी जाता है। वायुमंडल से बाहर जो होती है हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन न होने के कारण ही ऐसा आवश्यक है कि रॉकेट जब जा रहा हो तो उसके साथ में ही कोई ना कोई ऑक्सीडाइजर जाए। इस प्रकार से उस रॉकेट के अंदर ही फ्यूल भी होता है और ऑक्सीडाइजर भी होता है, इसीलिए इसको हम जो है इंटरनल कंबंशन इंजन कहते हैं। जबकि जो जेट इंजन होता है, सामान्यतः जो जेट इंजन होता है, जेट इंजन में फ्यूल केवल होता है और ऑक्सीडाइजर वो एटमॉस्फेयर से लेता है। क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाता नहीं है, अतः वो ऑक्सीडाइजर को एटमॉस्फेयर से ले लेता है, तो उसमें केवल हमको फ्यूल लेके जाना होता है। तो रॉकेट इंजन और जेट इंजन में ये बेसिक डिफरेंस है कि रॉकेट जो होता है इंटरनल कंबंशन इंजन होता है, जबकि जो जेट होता है वह एक्सटर्नल कंबंशन इंजन होता है। मतलब रॉकेट इंजन में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों इंजन के अंदर ही रहते हैं, जबकि जेट इंजन में फ्यूल ये साथ लेके जाता है और ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर से लेता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रॉकेट इंजन एंड जेट इंजन। कई बार प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रॉकेट इंजन एंड जेट इंजन। तो रॉकेट इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबंशन होता है, इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों रॉकेट पे अंदर ही रहते हैं या चैम्बर में रहते हैं, जबकि जेट इंजन में केवल फ्यूल जाता है, ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर से लेता है। रॉकेट इंजन के साथ मजबूरी इसलिए है ऑक्सीडाइजर देने की कि रॉकेट इंजन जब भी हम भेजते हैं तो यह हमारा कहीं ना कहीं ऊपर वायुमंडल से ऊपर जाता है और वायुमंडल से ऊपर जाने के लिए आवश्यक यह है कि उसके पास ऑक्सीडाइजर खुद लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वायुमंडल से बाहर जाने पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है या लगभग नगण्य रहती है और उसको हम यूज नहीं कर पाते। एक टर्मिनोलॉजी और जान लीजिए, फ्यूल और ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजर दोनों को मिलाकर के एक हम नाम देते हैं प्रोपेलेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रणोदक। अब थोड़ा सा हम रॉकेट की एक बेसिक वर्किंग देख लें कि यह न्यूटन के सेकेंड और थर्ड नियम पे कैसे काम करता है। तो इसकी बेसिक वर्किंग जो है वो इस तरह से है। ये रॉकेट का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये रॉकेट का वारहेड है, इस वारहेड मिसाइल के केस में हम इसको वारहेड कह देते हैं, और नहीं तो लॉन्चिंग होता है, इसी पे हम सैटेलाइट रखते हैं। इस पार्ट को हम जानबूझ करके न्यूक्लिया इसलिए बनाते हैं जिससे कि जो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल का घर्षण बल है वो घर्षण बल कम से कम हो जाए। जब हम यहाँ पे के रॉकेट के ईंधन को जलाते हैं तो ईंधन के जलने से क्या होती है कि गैसें होती हैं और ये गैस अंदर की तरफ आती हैं, नीचे की तरफ आती हैं। जब कोई गैस नीचे की तरफ आएगी तो साफ सी बात है रिएक्शन के रूप में रॉकेट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी ऊपर की दिशा में, और जब ये ऊपर की दिशा में फोर्स लगाएगी तो रॉकेट हमारा ऊपर चलता जाएगा, ऊपर लिफ्ट होता चला जाएगा। जितने तेजी से गैस नीचे की तरफ निकलेगी उतने ही तेजी से रॉकेट हमारा ऊपर चलता जाएगा। इस प्रकार यह न्यूटन का न्यूटन के थर्ड नियम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या होता है कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है इसके जो डिफरेंट स्टेज होते हैं वो डिफरेंट स्टेज अलग होते जाते हैं।
मान लीजिए ये स्टेज अलग हो गया। अब जब ये स्टेज अलग हो जाएगा तो अब क्या होगा कि साफ सी बात है, इसके मास में परिवर्तन हुआ, मास कम हुआ। लेकिन जो न्यूटन का सेकंड नियम कहता है F बराबर dp अपॉन dt, तो उसके अनुसार से क्या होना चाहिए, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये और तेजी से ऊपर जाएगा। इस प्रकार न्यूटन के सेकंड और थर्ड दोनों नियम के आधार पे हमारा जो रॉकेट इंजन होता है वो वर्क करता है। थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन से क्या होता है, रॉकेट ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। और सेकंड नियम से क्या होता है, जब डिफरेंट स्टेज उसके अलग होते जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को वायुमंडल से बाहर ले जाने के लिए एक निश्चित वेलोसिटी देनी पड़ती है, तो वो हमारी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है उसको हम अचीव कर लेते हैं। और ये हमारा रॉकेट सैटेलाइट को लेकर के या जो भी वारहेड है उसको लेकर के जहाँ पे हमको भेजना होता है वहाँ पे ये चला जाता है। तो इस प्रकार रॉकेट का जो बेसिक वर्किंग है वो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या उसी को हम कह रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसी आधार पे हमारा जो रॉकेट होता है ये काम करता है। हम इसको शुरू करें उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दें, जो प्रोपेलेंट होता है या प्रणोदक होता है उसके कितना सही है, या दो प्रणोदक तुलना कर लें तो कौन सा प्रणोदक ज़्यादा अच्छा है, कौन सा प्रणोदक कम अच्छा है, इसको तुलना करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास पैरामीटर होना चाहिए। और वह जो पैरामीटर होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्पल्स। इसको हम सिंपल दिखाते हैं ISP, हिंदी होती है इसकी विशिष्ट उत्तेजक। स्पेसिफिक इम्पल्स, जैसे मान लीजिए इसको एग्जाम्पल के रूप में समझें, भाई एक पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, गैस भी होता है। इसके अलावा हम जानते थे पहले ज़माने में हम लोगों का क्या होता था, लकड़ी और कोयले से भी खाना बनाया जाता था। तो लकड़ी और कोयले में क्या होता था कि ज़्यादा जब लकड़ी जलाते थे तब जाकर के हमको थोड़ी सी ऊष्मा मिलती थी। गैस में क्या होता है कि थोड़ा सा गैस जलाने पे उतनी ही ऊष्मा मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि गैस के जो कैलोरीफिक मान है वो ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार से प्रणोदक को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा प्रणोदक ज़्यादा अच्छा है, या किस प्रणोदक में थोड़ा सा यूज करने पे भी हमको ज़्यादा इम्पल्स मिल जाएगा और दूसरे वाले में ज़्यादा यूज करने पर ज़्यादा मिलेगा, उसको नापने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यूज की जाती है उसको कहते हैं स्पेसिफिक इम्पल्स, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ISP, और हिंदी इसकी होती है विशिष्ट उत्तेजक। तो साफ सी बात है हम वो प्रणोदक को ज़्यादा पसंद करेंगे जिसमें स्पेसिफिक इम्पल्स या ISP मान जिसका ज़्यादा हो, उसी को हम यूज करेंगे, दूसरे को हम यूज नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कई बार, जैसे आप लोग भी सुने होंगे PSLV, GSLV, आखिर ये सब हैं क्या, और इसको किस आधार पर डिफरेंट रॉकेट को जो है कैटेगराइज किया जाता है। अब हम आ रहे हैं क्लासिफिकेशन। रॉकेट के क्लासिफिकेशंस के कई आधार होते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, किसी भी क्लास में बच्चे होते हैं, इनको बांटने के हमारे पास कई आधार हो सकते हैं। एक आधार ये हो सकता है कि हम जेंडर के आधार पर बांट दें, मेल या फीमेल। एक हो सकता है कि हम इस आधार पर बांट दें कि कौन इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, कौन हिंदी मीडियम से पढ़ा है, या मीडियम के आधार पे। तो उसी प्रकार से किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड करने के कई तरीके होते हैं। हम जो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेलेंट। प्रणोदक के आधार पे हम रॉकेट को कितने भाग में बांट सकते हैं। तो इस आधार पे हम जो बांटते हैं रॉकेट इंजन को, वो रॉकेट इंजन दो भाग में हो जाता है। फर्स्ट हो जाएगा सिंपल और सेकंड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स।
सामान्य इंजन और जटिल। सामान्य में क्या होता है, इस सिंपल में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोपेलेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्यूल और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजर। फ्यूल होता है और ऑक्सीडाइजर होता है। फ्यूल क्या होता है, ईंधन का काम करता है। ऑक्सीडाइजर क्या होता है, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वह कंपोनेंट जो हमको ऑक्सीजन देता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजर। सॉलिड में क्या होता है, सिंपल वाले में प्रोपेलेंट जो होता है वो सॉलिड प्रोपेलेंट होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट होने का मतलब हुआ कि जो हमारा फ्यूल है वो भी सॉलिड स्टेट में होगा और जो हमारा ऑक्सीडाइजर है वो भी सॉलिड स्टेट में होगा। दोनों के दोनों जो होंगे वो हमारे सॉलिड स्टेट में ही होंगे। इसके अलावा और क्या होता है, जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो साफ सी बात है यार, ये हमने फ्यूल ले लिया, ये हमने ऑक्सीडाइजर ले लिया और दोनों को एक ही चैम्बर में उठा करके पैक कर दिया। दिस मीन्स यहां पे जो होता है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो होते हैं ये दोनों के दोनों सेम चैम्बर में होते हैं। इसमें कोई बहुत मैथमेटिक्स यूज नहीं होती है, इसमें सिंपल हमारा मैथमेटिक्स ये है कि हमको कितना इंपल्स चाहिए, उतना इंपल्स देने के लिए जो हमारा फ्यूल है कितना फ्यूल चाहिए और उतना फ्यूल को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। हमने कैलकुलेट कर लिया, उतना फ्यूल लिया सॉलिड स्टेट में, उतना ऑक्सीडाइजर लिया, दोनों को उठाया, मिक्स करके एक चैम्बर में पैक कर दिया। इसमें कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की जरूरत, बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिंपल रॉकेट इंजन। जो इसमें हमारा जनरली फ्यूल जो होता है वो होता है HTPB। फुल फॉर्म इसका होता है हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। H फॉर हाइड्रॉक्सिल, T फॉर टर्मिनेटेड, P फॉर पॉली, B फॉर ब्यूटाडीन। हाइड्रॉक्सी टर्मिनेटेड, हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। हाइड्रॉक्सी टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन ये होता है। और कुछ केस में LTPB भी होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोन टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। तो ये इस केस में हमारे जो होते हैं फ्यूल या ऑक्सीडाइजर होते हैं हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन और LTPB होता है लैक्टोन टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। अब इसकी अपनी कुछ कठिनाइयां हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस इंजन का तो ये होता है कि इसमें स्पेसिफिक इंपल्स हमको बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको रॉकेट को उसकी सहायता से किसी सैटेलाइट को किसी एक निश्चित हाइट पर ले जाना है तो उस हाइट पर ले जाने के लिए हमको अत्यधिक मात्रा में फ्यूल चाहिए और साथ ही साथ में उसी रेशियो में या उसी मात्रा में हमको ऑक्सीडाइजर चाहिए। और दोनों सॉलिड स्टेट में हैं, अतः दोनों का वेट भी इतना ज्यादा हो जाता है कि रॉकेट से जो सैटेलाइट जा रहा है उसकी तुलना में यहां पे वेट अत्यधिक होने लगता है। इसीलिए हम नई टेक्नोलॉजी आजकल यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल ना होकर के इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो प्रोपेलेंट होगा वो फ्लूइड होगा। फ्लूइड में भी मुख्यतः लिक्विड स्टेट होता है, फ्लूइड स्टेट होगा, फ्लूइड होगा, तरल होगा। इसका वर्किंग क्या होता है, इसमें हम ये करते हैं कि एक ये चैम्बर लेते हैं, इस चैम्बर में हम फ्यूल भर देते हैं लिक्विड स्टेट या फ्लूइड स्टेट में। एक दूसरा चैम्बर लेते हैं जिसमें हम ऑक्सीडाइजर भर देते हैं और नोजल की सहायता से इसको हम लेके आते हैं कंजम्पशन चैम्बर में। अब फ्यूल इधर से आ रहा है, इधर से ऑक्सीडाइजर हो रहा है, यहां पे कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होने के बाद नीचे की तरफ गैस निकलेगी और रॉकेट हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चलता जाएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि यहां पे हमको एक प्रेशर की सहायता से कंट्रोल करना होता है कि किस रेट से फ्यूल आएगा और किस रेट से ऑक्सीडाइजर आएगा। ऐसा ना हो कि ऑक्सीडाइजर हमारा ज्यादा आ जाए तब भी विस्फोट होने की संभावना रहेगी, ऑक्सीडाइजर हमारा कम हो जाए
तब भी पता चलेगा कि जो जितना आईएसपी वैल्यू हमको मिलनी चाहिए थी उतनी आईएसपी वैल्यू हमारी नहीं मिल पाएगी और फ्यूल हमारा नुकसान होता रहेगा। तो इसलिए इसमें एक बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ में उसी रेट को यहाँ पे उसी रेट से फ्लो हो उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल डिवाइस या स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी जो है इसकी तुलना में थोड़ी सी कठिन है। लेकिन फायदा क्या है? पहला तो वेट कम हो जाता है, दूसरा अलग अलग चैम्बर में रहते हैं, तीसरा आईएसपी वैल्यू जो होती है इसकी तुलना में अत्यधिक होती है, अतः थोड़े से भी फ्यूल पे हम इसको जो हमारी रिक्वायर्ड हाइट है वहां तक सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स को हम फिर से दो भाग में बांटते हैं। जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा फ्लूइड एक केस में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, सामान्य तापमान जो होता है उस पे होता है, और दूसरे वाले में क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड होता है ये वेरी वेरी लो टेम्परेचर, इसीलिए इसको क्रायोजेनिक कहा जाता है, अति निम्न ताप पर होता है, इसलिए इसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा क्रायोजेनिक इंजन के ही यूज करने की बात चल रही है। हमारे इंडिया ने भी क्रायोजेनिक इंजन बना लिए हैं और उसका यूज कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड नॉर्मल टेम्परेचर पे हो सकता है, फ्लूइड जो होता है हमारा बहुत ही लो टेम्परेचर पे हो सकता है, जो कि हमारा क्रायोजेनिक इंजन है। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसमें आईएसपी जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीडाइजर जो होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है, जिसको कि हम लो टेम्परेचर पर लिक्विफाइड करके रखते हैं। अतः उससे पहला तो ये होगा कि दोनों के बर्न करने पे गैस के साथ साथ वाटर निकलेगा तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की समस्या नहीं होगी। दूसरा जो होगा आईएसपी वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम थोड़े से भी हाइड्रोजन की सहायता से ज़्यादा लिफ्ट अप कर सकते हैं। इसमें जो हमारा जनरली फ्लूइड वाले में होता है समान टेम्परेचर पे, हमारा जो फ्यूल होता है यह फ्यूल होता है UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमेथल हाइड्रोक्सिन, अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोक्सी, और दूसरा क्या हो सकता है MMH, मोनोमेथिल हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल डाइमेथल हाइड्रोजन, मोनोमेथिल हाइड्रोजन, ये हमारा फ्यूल होता है। और जो हमारा ऑक्सीडाइजर होता है ये नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है N2O4, ये हमारा नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है जिसको हम कहते हैं N2O4। क्रायोजेनिक में क्या होता है, जो हमारा फ्यूल होता है वह लिक्विड हाइड्रोजन होता है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, लेकिन किसी भी गैस को एक प्रेशर बढ़ाते जाएं और टेम्परेचर लो करते जाएं तो वो लिक्विफाइड हो जाएगा या लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। तो ये हमारा लिक्विड हाइड्रोजन होता है और ये लगभग रहता है -253 डिग्री सेल्सियस पे, -253 सेल्सियस पे होता है, ये लिक्विड हाइड्रोजन होता है। और जो ऑक्सीडाइजर होता है यह लिक्विड ऑक्सीजन होता है, और ये जो टेम्परेचर होता है ये आपका होता है -183 डिग्री सेल्सियस। और पहले भी बताया था केवल टेम्परेचर डाउन करने से नहीं होगा, ये दोनों जो होते हैं अत्यधिक हाई प्रेशर पे होते हैं, वेरी हाई प्रेशर। तो इस तरह से जिसमें कौन कौन से फ्यूल होते हैं और कौन कौन से क्या होते हैं ये हम कर सकते हैं। भारत में एक थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि भारत में 1994 में इस पे काम शुरू हुआ था क्रायोजेनिक पे। इसलिए 1994 पे काम शुरू करना पड़ा था क्योंकि MTCR की पॉलिसी के कारण से कोई हमको क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था। तो हमारे इसरो ने इस पे काम शुरू किया और 1994 से करते करते 2016 में हम इसको पूरी तरह से यूज करने लगे।
इसके लिए ही जानते हैं, एक आपका लिक्विड प्रोपेलेंट सेंटर, द्रव प्ररोधक केंद्र, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में बनाया गया था। तमाम ऐसे हैं, जैसे 2010 में GSLV मार्क सेकेंड में, फिर GSLV MK2, GSAT के प्रक्षेपण में जो GSLV MK3, ये तमाम ऐसे हैं जहाँ पे हमने यूज किया है, तो हमारे पास क्रायोजेनिक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रायोजेनिक की जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ ही देशों के पास है, रसिया, फ्रांस, चाइना, जापान, इंडिया और USA। ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है आज के डेट में USA के पास है, रसिया के पास है, फ्रांस के पास है, चाइना के भी पास है, जापान के पास है और इंडिया मैंने बताया 1994 में ही अपना लगभग क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था, और 2010 में GSLV मार्क 2 और उसके बाद मार्क GSLV और तमाम GSLV स्टेज में इसने क्रायोजेनिक इंजन को यूज किया हुआ है। अब एक चीज आपको थोड़ा सा और बता दें, जो कि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि ये लिखा रहता है GSLV C या E या इसका क्या, या D, इसका क्या अर्थ है? थोड़ा सा इसके बारे में बता दें तो फिर हम अपने डिफरेंट रॉकेट इंजन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर किसी रॉकेट इंजन के आगे C शब्द लिख दिया गया तो C का मतलब होता है कॉमर्शियल। इसका मतलब इसकी सहायता से हम अपने देश की सैटेलाइट के साथ साथ दूसरे देश की सैटेलाइट को भी लॉन्च करते हैं और उससे कुछ ना कुछ पैसा गेन करते हैं। ठीक है, जैसे PSLV C14, PSLV C40, PSLV C37। C का मतलब हुआ PSLV, C का मतलब हुआ कॉमर्शियल, और इसकी ये 37वीं उड़ान थी, तो PSLV C37। PSLV C14, इसका मतलब क्या हुआ, PSLV था, C का मतलब हुआ कॉमर्शियल इसकी उड़ान थी, और कौन सी कॉमर्शियल उड़ान थी, 14वीं कॉमर्शियल उड़ान थी। अगर कहीं पे D लिखा गया है तो D का मतलब होता है डेवलपमेंटल। विकास के दौर में है, विकासात्मक है। भाई कोई भी हम रॉकेट बना रहे होंगे तो उसको जब डेवलप कर रहे होंगे तो उस समय भी हमको डिफरेंट ट्रायल करने पड़ते हैं, तो जो डिफरेंट ट्रायल किए जाते हैं उस समय का जो यूज होता है, तो उसके लिए C नहीं हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई PSLV का कोई वर्जन हम यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंटल स्टेज में है, तो उसको हम लिखेंगे PSLV D, C नहीं लिखेंगे। C का मतलब हुआ कि वो फाइनल हो चुका है और उससे अब सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग कंप्लीट हो रही है। D का मतलब हुआ कि अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, और E का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। C फॉर कॉमर्शियल, D फॉर डेवलपमेंटल, E फॉर एक्सपेरिमेंटल। तो ये आधार होता है। अब हम बात कर लें कि कौन कौन से हमारे पास आज के डेट में टेक्नोलॉजी, कौन कौन से रॉकेट इंजन हम यूज बना चुके और आज के डेट में यूज कर रहे हैं। हम एक एक करके शुरू करें थोड़ा सा, उससे पहले हम बात कर लें सबसे पहले जो बना था वो था SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। उसके बाद फिर अगला जो बना वो बना ASLV। ASLV का मतलब होता है आगमेंटेड, संवर्धित, आगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसके बाद आता गया है जो अगला स्टेज बना था वो था PSLV, पोलर सैटेलाइट
लॉन्चिंग व्हीकल। इसमें पोलर का क्या मतलब है, हम लोग जब पोलर सैटेलाइट का क्या मतलब है, जब हम अगले स्टेट में सैटेलाइट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोसिंक्रोनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर्स ऑर्बिट्स, ELO क्या है, LEO क्या है, तो ये हम लोग अगले उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला बना था वो बना था GSLV, इसी को बाहुबली भी हम लोग कहते हैं। GSLV का मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और आजकल जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वो हमारा हो रहा है RLV पे, जो डेवलपमेंटल स्टेज में है, रीयूजेबल। इतने में क्या होता है कि जो एक हम सैटेलाइट बना लेते हैं, रॉकेट इंजन बना लेते हैं, उसको जब हम एक बार सैटेलाइट से प्रक्षेपित कर देते हैं तो फिर उसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते, वो खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इसकी कॉस्ट बढ़ती है। अगर हम किसी तरीके से इसको सैटेलाइट को भेजने के बाद उस रॉकेट को वापस लेके चले आएं, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो हमारी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए पूरा वर्ल्ड इस समय RLV पे काम कर रहा है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। है क्या? इसके बाद आपने वो और भी पढ़ा सुना होगा कि रॉकेट में कई स्टेज के होते हैं, कि 2 स्टेज का है, 3 स्टेज का है, 4 स्टेज का है, 5 स्टेज का है। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसके लिए हम थोड़ा सा रॉकेट की बेसिक डिजाइनिंग देख लें, तो उससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि स्टेज का क्या मतलब है। ये हमारा रॉकेट होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग स्टेज के लिए, अलग अलग के लिए, जैसे आपको पहले बताया था ना कि इसमें क्या होता है कि जब अपलिफ्ट होता है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग होते जाते हैं। तो हमको ये करना होगा ना कि यहाँ पे जाने के बाद एक पार्ट अलग होगा, यहाँ पे जाने के बाद दूसरा पार्ट अलग होगा, यहाँ पे जाने के बाद तीसरा पार्ट अलग होगा। तो जो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जिसमें कि हम ऑक्सीडाइजर और फ्यूल भरे रहते हैं, उसी को हम स्टेज कहते हैं। जैसे ये क्या है हमारा, ये मान लीजिए जो एग्जाम्पल बना, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज, सबसे पहले ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, और यहाँ पे हमारा सैटेलाइट या जो भी है वो हमारा ऊपर लिफ्ट होता चला जाएगा। थोड़ा सा जल्दी उठाने के लिए या अन्य चीज के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बूस्टर भी लगा देते हैं। बूस्टर भी कुछ नहीं है, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं और इस चैम्बर्स में भी ऑक्सीडाइजर लगा होता है, तो इसको हम कहते हैं बूस्टर। ये भी हमारा बूस्टर है। तो ये जो किनारे किनारे लगे हो रहते हैं, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, बूस्टर्स होते हैं। ये बूस्टर्स क्या करते हैं, शुरुआत में जब रॉकेट को उठाना होता है तो एक तो इधर से भी इसको लिफ्टअप को मिलता है और दूसरा इधर से भी लिफ्टअप मिलता है। तो इससे जल्दी होता है कि भाई इधर से भी गैस निकल रही है तो ये भी कुछ इसको ऊपर उठा रही है, यहां से जो गैस निकल रही है ये भी इसको ऊपर उठा रही है, यहां से जो गैस निकल रही है ये भी इसको ऊपर उठा रही होगी। तो डिफरेंट जगह से, कई स्टेज से, कई रास्ते से गैसें निकलती रहती हैं, तो ये जल्दी से ऊपर उठता है। तो फॉर क्विक अपराइट या अपलिफ्ट हम जो होते हैं इसमें बूस्टर्स भी यूज करते रहते हैं। किसी किसी में बूस्टर होता है, किसी किसी में बूस्टर नहीं होता। अब हम बात कर लें SLV वगैरह के बारे में, थोड़ा सा देख लें कि कौन कितने स्टेज का है, कैसे होता है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, कौन कौन से स्टेज हैं। तो हम बात करते चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SLV की। सिंपल, जो हमारा ये सबसे पहला बनाया गया था। SLV जो था ये हमारा 4 स्टेज था। 4 स्टेज का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको भी समझाया था। इसमें 4 डिफरेंट चैम्बर्स में हमारे ऑक्सीडाइजर और फ्यूल भरे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
4 स्टेज था। और क्या था ये 4 स्टेज था, चारों के चारों स्टेज इसके सॉलिड थे, इसमें कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं था। क्योंकि शुरुआती दौर थी तो साफ सी बात है शुरुआती दौर में जो होगी टेक्नोलॉजी हमारे पास इस तरह की नहीं थी, तो हमने जो यूज किया था चारों के चारों स्टेज क्या थे, सॉलिड थे। सॉलिड में मैंने बताया था कि जनरली आप क्या यूज करते हैं फ्यूल में, तो ये फ्यूल हमारा HTPB था। HTPB का मतलब मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन ये हमारा फ्यूल था। पेलोड का मतलब बताया ना, कितना भारी सामान हम यहां पे रख सकते हैं। यहां पे जो रखा जाता है, जो सैटेलाइट या अन्य चीजें रखी जाती हैं, उसको हम एक नाम रखते हैं पेलोड। पेलोड का वजन कितना हो सकता था, कितना मैक्सिमम पेलोड ले जा सकता था, ये पेलोड ले लेता था 40 kg का। और कहां तक, लो अर्थ ऑर्बिट LEO में। LEO जो होता है ये हमारा लगभग 400 किलोमीटर तक होता है। मतलब अगर हम 40 किलो इस पर रखते तो उस 40 किलोमीटर मैक्सिमम कहां तक ले जा सकता था, 400 किलोमीटर की हाइट तक ले जा सकता था। तो 400 मतलब पृथ्वी के तल से 400 किलोमीटर की हाइट पर जो भी हमारा ऑर्बिट बनेगा उस ऑर्बिट को हम LEO कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। LEO का फुल फॉर्म होता है लो अर्थ ऑर्बिट। ये लगभग 400 किलोमीटर तक माना जाता है। और ये हमारा जो था पेलोड 40 किलोग्राम के सैटेलाइट को 400 किलोमीटर की हाइट तक ले जा करके और उसको उसके ऑर्बिट में स्टेब्लिश कर सकता था। जो हमारे रोहिणी सीरीज के शुरुआत में भेजे गए थे वो सब के सब रोहिणी सीरीज वाले मैक्सिमम जो हैं आपके SLV से लॉन्च किए गए थे। रोहिणी सीरीज के जो हमारे सैटेलाइट भेजे गए थे वो सब के सब सैटेलाइट हमारे लॉन्च किए गए थे SLV के द्वारा। अब SLV के बाद हम आते हैं अगला ASLV। साफ सी बात है, इसी में कुछ परिवर्तन किया गया, कुछ इसको संवर्धित किया गया, कुछ इसको सुधारा गया। तो इसमें एक सुधारा क्या गया, जो 4 स्टेज था ये आपका SLV का हो गया, ये आपका PSLV का हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार। सुधारा क्या गया, सुधारा मात्र यह गया कि यहां पे एक हमने और बूस्टर यूज कर लिया। तो SLV आपका इस तरह से 5 स्टेज हो गया। 5 स्टेज में ऐसा नहीं कि 5 अलग अलग चैम्बर हुआ यह था आपका 4 स्टेज थे और प्लस एक बूस्टर था। इसके आधार पर ये 5 स्टेज हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, यह भी सॉलिड स्टेट में ही था। इसका जो पेलोड था, यह पेलोड भी लगभग वही था 40 किलोमीटर तक। नहीं सॉरी, इसका पेलोड के कुछ वजन बढ़ गया था और ये LEO तक जाता था। जो हमारे स्ट्रेच रोहिणी सैटेलाइट सीरीज थी वो सब के सब इसके थ्रू ही हमारी जो है लॉन्च की गई थी। भारत का जो सबसे ज्यादा, ये दोनों आज के डेट में यूज नहीं होते हैं, शुरुआती दौर में यूज होते थे। 1994 के लगभग SLV का भी यूज बंद हो गया था और लगभग 1980 के आसपास ही SLV का यूज बंद कर दिया गया था। इसके बाद से जो हमारा सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो हमारा यूज हो रहा है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और आप देखते होंगे जितने मैक्सिमम सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग होती है या आज के समय में या तो हम PSLV से कर रहे हैं या तो हम GSLV से कर रहे हैं। GSLV से ही हमारे चंद्रयान वगैरह भी कुछ भेजे गए थे, इसीलिए GSLV को हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। जो भारत का बाहुबली कहा जाता है वो हमारा GSLV है। हम अब बात कर रहे हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसकी अब तक जो है 48 सफल उड़ानें हो चुकी हैं। अब इसी से इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 48 टाइम्स ये लगभग लॉन्च हो चुका है और जिसमें 48 में 45 टाइम ये सफल उड़ान रही है। 3 हमारे किसी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी कारण से मिस कर गई थी, नहीं यूज हो पाई थी, सफल नहीं हो पाई थी। 48 इसके लॉन्चेज हुए हैं जिसमें 45 सफल है। मतलब 45 बार इसने डिफरेंट सैटेलाइट्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स में पहुंचाया है। इसी से आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इसके
डिफरेंट सेगमेंट्स भी हैं, PSLV G, PSLV XL, PSLV DL, PSLV QL, PSLV 3S, PSLV CA एंड सो ऑन। है क्या बेसिकली आप जान लीजिए, ये जो PSLV है ये हमारा 4 कोर या 4 स्टेज का है, प्लस इसमें 6 बूस्टर यूज होते हैं। 4 कोर प्लस 6 बूस्टर मतलब तीन बूस्टर इधर लगे हुए हैं और 3 बूस्टर हमारे इधर लगे हैं। ये हमारा PSLV का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप लोग थोड़ा सा गूगल वगैरह से भी डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ऐसे एक लंबा सा है, उसके बाद किनारे भी कुछ लगा हुआ है, तो आप वो समझ जाएंगे। फोर कोर में जो है पहला जो स्टेज है, फर्स्ट कोर जो हमारा है, ये हमारा सॉलिड है और इसमें जो हमारा फ्यूल है वो फ्यूल हमारा है HTPB। HTPB मतलब आपको पहले भी बता चुका हूं, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो पहला स्टेज हमारा सॉलिड हो गया। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज है ये हमारा लिक्विड स्टेज है और इसमें जो हमारा यूज हुआ है वो हमारा यूज हुआ है UDMH प्लस N2O4। UDMH एज ए फ्यूल, N2O4 आपका एज ए ऑक्सीडाइजर। UDMH जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से आपको बता दे रहा हूं, इसको दिमाग में रख लीजिए, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। UDMH भी रखेंगे तब भी हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल डाई मेथिल हाइड्राजीन, अनसिमेट्रिकल डाई मेथिल हाइड्राजीन, ये हमारा सेकेंड हो गया। फर्स्ट इसमें क्या हुआ, पहला सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर इसके बाद सॉलिड है और उसके बाद फिर से क्या है, लिक्विड। मतलब अल्टरनेट सॉलिड लिक्विड, ये PSLV का होता है। थर्ड स्टेज जो हमारा है ये फिर से सॉलिड होगा और इसमें जो हमारा होगा HTPB है। फोर्थ स्टेज जो है ये हमारा लिक्विड स्टेज है और इसमें जो हमारा है ये MMH। इसकी स्थिति ये रहती है, डिफरेंट पेलोड्स के लिए डिफरेंट वो कर सकता है। ये 23,000 kg, 32,000 kg, 29,000 kg, इतने ज़्यादा सोच लिए 32,000 किलो, कहाँ वो 140 किलो का था, कहाँ ये 23,000 kg का पेलोड, 32,000 kg का पेलोड, 29,000 kg का पेलोड डिफरेंट ऑर्बिट्स में पहुंचा सकता है। PSLV के जो डिफरेंट संस्करण हैं आपके नाम से मैं बता देता हूं। जैसे एक आता है PSLV CA। CA का मतलब होता है कोर एलोन, मतलब इसमें बूस्टर नहीं लगे, केवल वो है। फिर अगला आता है PSLV DL। DL का मतलब होता है डुअल लिफ्ट। डुअल लिफ्ट का मतलब इसमें 6 बूस्टर की बजाय पे 2 ही बूस्टर लगे होंगे, एक इधर लगा होगा और एक इधर लगा होगा। इसके बाद आपका आता है PSLV QL। Q का मतलब होता है क्वार्टर लिफ्ट। क्वार्टर लिफ्ट, क्वार्टर का मतलब होगा कि इसमें 4 बूस्टर लगे होंगे, 2 इधर लगे होंगे और 2 इधर लगे होंगे। इसके बाद आता है PSLV XL। XL का मतलब हो गया एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज कितना समय का हुआ, 40 मिनट। PSLV XL, XL का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज। आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, निर्माणाधीन है, ये है PSLV 3S। ये अभी निर्माणाधीन है तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। इसकी जो कुछ सफल उड़ानें हैं आप लोग जानते हैं। PSLV की सफल उड़ान, सबसे बड़ी सफल उड़ान थी हमारा चंद्रयान फर्स्ट, ये इसकी सफल उड़ान थी। मंगलयान,
पीएसएलवी की सहायता से किया गया था। जैसे आप जानते हैं जीपीएस है, वैसे ही इंडिया ने एक अपना वो डेवलप किया है जिसको कहा जाता है IRNSS नाविक, ये भी पीएसएलवी के द्वारा ही भेजा गया था। तो इस प्रकार से ये पीएसएलवी के हमारे जो डिफरेंट होते हैं मैंने आपको बताया जैसे पीएसएलवी एक्स्ट्रा लार्ज, इसका जो पेलोड है इतना है, पीएसएलवी जी का जो है वो 29,000 है, पीएसएलवी सीए का जो है वो 2,30,000 है। तो इस प्रकार से अलग अलग के अलग अलग पेलोड हैं और उसके अनुसार हम इसका क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। अब पीएसएलवी के बाद जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट आ रहा है, जिसको भारत का बाहुबली भी कहा जाता है और जो आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, उसको हम कहते हैं GSLV। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के बाद अगला जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है वो है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV। जो हमारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, अभी अब क्या है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, ये सब क्या है मैं अगला जो सैटेलाइट के ऑर्बिट्स वाले जो सेकंड लेक्चर पर देखेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी आप मान लीजिए कि एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, उसके में हम GSLV यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल GSLV से ही कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी लॉन्चेज हुए हैं जिसमें हम जियो स्टेशनरी में PSLV की सहायता से भी भेजे हैं या GSLV की सहायता से पोलर में भी भेजे हैं। तो इस तरह के भी लॉन्चेज हुए हैं, बस एक ये नॉमेनक्लेचर है। GSLV को डिफरेंट संस्करण आए हैं। जो हमारा 2001 से 2010 तक का संस्करण था, इसको हम कहते थे मार्क 1। फिर 2010 से जो अब तक चल रहा है GSLV मार्क 2, और जो इसका हायर वर्जन आ रहा है अब आने वाला है या उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं, उसको हम कहते हैं GSLV मार्क 3। जैसे बताया ना PSLV में डिफरेंट थे, PSLV XL, PSLV CA, PSLV डुअल लिफ्ट एंड सो ऑन, वैसे ही इसमें थोड़े थोड़े से टेक्नोलॉजी परिवर्तन के साथ में इसकी एफिशिएंसी को चेंज किया गया है और उस आधार पर इसको नाम दिया गया है मार्क फर्स्ट, मार्क सेकेंड, मार्क थर्ड एंड सो ऑन। हमारा जो GSLV होता है, ये GSLV जो है तीन स्टेज का है। नीचे वाला जो पहला स्टेज है ये लिक्विड स्टेज है, HTPB, और जो तीसरा स्टेज है ये क्रायोजेनिक स्टेज है। मैंने पहले भी बताया था कि क्रायोजेनिक स्टेज में हमारा जो फ्यूल होता है वह फ्यूल हमारा होता है हाइड्रोजन, और वो रहता है -253 डिग्री सेल्सियस एंड वेरी हाई प्रेशर। और जो ऑक्सीडाइजर होता है वो हमारा प्लेन ऑक्सीजन गैस होती है जो कि हमारी होती है -180 डिग्री सेल्सियस पे। अभी जैसे आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर आने की बात देखे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर में है क्या, ऑक्सीजन तो गैस स्टेज में है, लेकिन उसमें लिक्विड स्टेज में इसलिए रहती है क्योंकि लो टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर पर उसमें उसको भरे रहते हैं, तो वो लिक्विड स्टेज में रहती है और फिर इसको डिफरेंट तरीके से हम यूज कर लेते हैं। इसमें पहला स्टेट है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है क्रायोजेनिक। सॉलिड में आपको बताया ही था
और इसमें आपके जो होते हैं डिफरेंट अपलिफ्ट लगे होते हैं या बूस्टर लगे होते हैं। पहला स्टेज है सॉलिड स्टेट, सेकेंड है लिक्विड और तीसरा है क्रायोजेनिक। इस प्रकार से इसमें जो है सबसे ज़्यादा इसमें पावर है, सबसे ज़्यादा इसकी क्षमता है, चाहे हाइट के लिए बात कर लें चाहे पेलोड के वजन के लिए बात कर लें, दोनों केस में इसके पास बहुत ज़्यादा क्षमता हो गई है क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन हमने यूज किया है। हमने पहले बताया था क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक जो होता है एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत हल्के होते हैं तो इसलिए उनका वेट कम होता है, दूसरा जो आईएसपी मान होता है इनका आईएसपी मान अत्यधिक होता है। तो ये हमारे जो हैं ये किए गए हैं। आपको पता होगा कि चंद्रयान सेकेंड जो हमने यूज किया था और गगनयान चंद्रयान सेकेंड में जो था GSLV यूज हुआ था। चंद्रयान फर्स्ट तो से उससे था PSLV से, लेकिन चंद्रयान सेकेंड ये है। और 2022 में जो ये बात चल रही है कि गगनयान भेजने की, गगनयान मतलब मानव को चंद्रमा पर भेजने की, उसकी जो बात चल रही है उसमें भी GSLV का ही यूज किया जाएगा। इसके अलावा GSLV का जो यूज हुआ है आप जानते हैं GSAT, 5 जून 2017 को जो भेजा गया था वो भी आपको इस GSLV की सहायता से ही भेजा गया था। GSAT 14, GSAT 9 ये जितने भी भेजे गए थे ये सब के सब आपको GSLV की सहायता से भेजे गए थे। और GSLV Mark 3 हमने आपको बताया था, GSLV Mark 3 को ही बाहुबली के नाम से भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पेलोड की क्षमता और इसको ऊपर ले जाने की क्षमता दोनों ही अत्यधिक है। अतः GSLV Mark 3 को ही बाहुबली के नाम से जाना जाता है। अब जो अगला स्टेज जो कि हमारा अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, जिस पे अभी काम चल रहा है, वो हमारा है RLV। इंडिया सहित डिफरेंट देशेस में डिफरेंट कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। इसमें क्या होगा, एरोप्लेन की भी टेक्नोलॉजी होगी, मतलब जेट टेक्नोलॉजी भी होगी और साथ में रॉकेट की भी टेक्नोलॉजी होगी। जैसा एरोप्लेन को, जेट टेक्नोलॉजी के एरोप्लेन को हम क्या करते हैं, ऊपर भेजते भी हैं, फिर वहाँ वो जाता है भाई एक निश्चित उस पर रनवे एक निश्चित हाइट पे फ्लाई भी करता है, उड़ता भी है और फिर उसके बाद वो ज़मीन पे वापस आ जाता है। ठीक उसी तरीके से यह जो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें किसी सैटेलाइट को पहले इसकी सहायता से भेजेंगे और फिर इसको वापस ज़मीन पर वापस बुला लेंगे। जब ज़मीन पर वापस बुला करके इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी ये डेवलपमेंटल स्टेज में है और साफ सी बात है इसमें रॉकेट टेक्नोलॉजी और जेट टेक्नोलॉजी दोनों का यूज किया जाएगा। तभी ये जो बात चल रही है, फाइनल क्या होगा ये तो समय की बात है, लेकिन जो बात चल रही है उसमें रॉकेट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है और जेट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। अतः इसको रीयूज कई एक से ज़्यादा बार यूज किया जा सकता है। अतः इसको कहते हैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। अभी तक क्या होता है बाकी में, चाहे आपका SLV हो, ASLV हो, PSLV हो, GSLV हो, चाहे जो हो, सब में ये होता है कि हम जब इसको भेजते हैं, लिफ्ट होता है, लिफ्ट के बाद डिफरेंट पार्ट्स अलग होते जाते हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो एटमॉस्फेयर में बर्न होकर के खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक बार मान लीजिए अगर कुछ पैसा कुछ खर्च करके हमने बनाया तो उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है ये
RLV की तुलना में महंगी पड़ती है। लेकिन अब ये डेवलपमेंटल स्टेज में है, क्या होगा भविष्य इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली जो क्लास होगी इसमें हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।